अस्सलाम वालेकुम जी, राइज इन लीड 360 विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं उनकी भी अपनी एक अलग ज़िंदगी होती है। वो जैसे काम पे अपने अपने फोकस कर रहे होते हैं तो उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें उनकी जो पसंदीदगी है वो क्या होती है, कैसे होती है और वो कैसे दुनिया को देखते हैं, ये हमारा मकसद था। और इस मकसद का से हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तो आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं और जो हमारे गेस्ट के साथ जो इंटरव्यूज़ हुए हैं आपने उनकी पजीराई की है, उसकी आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। सो इन्हीं सब को देखते हुए हमारी आज की जो मेहमान है वो भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पहले जॉब की और उन्होंने जॉब के बाद ये कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि अब अपना काम करना चाहिए और अपनी लेंस से दुनिया को देखना चाहिए और दुनिया को भी ये दिखाना चाहिए कि एचआर ऐसे भी काम कर सकता है। उनकी कंपनी का नाम जो है वो ब्रेनी एचआर है एंड शी इज़ द सीईओ ऑफ ब्रेनी एचआर। आपकी भरपूर तालियों में वी हैव कल्बे ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयतें ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, आपने एक ये ब्रेनी एचआर रखा तो ऑन अ लाइटर नोट, बाकी तमाम एचआर वालों से बहुत माजरत, लेकिन क्या एचआर अगर ब्रेनी हो गया तो फिर इमोशंस वाला तो काम नहीं रहा? एचआर तो ब्रेन्स के साथ काम करते हैं, मुझे लगता है इमोशनल नहीं होते एचआर। क्या कहती हैं? आई थिंक एचआर इज द वन जिसके सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। इतने बंदों को निकाल देते हैं जी, उसमें से कहाँ इमोशंस है? तो कोई किसी की बात ही नहीं मानते। एचआर इज द इमोशन कंट्रोलर बेसिकली। अच्छा ठीक है। जहाँ पे सपोर्ट देने की बारी आती है वहाँ पे सपोर्ट देते हैं और जहाँ पे सपोर्ट खींचने की बारी आती है वहाँ पे सपोर्ट खींचते हैं। मैं हमेशा हंसते हुए लोगों से ये बात करता हूँ कि एचआर जो है वो फैसिलिटेशन के बारे में, इट्स ऑल अबाउट फैसिलिटेशन, लेकिन बहुत से एचआर हैं तो वो दे कंसिडर देमसेल्व्स एज इरिटेशन। तो हमारे लिए सारे के सारे लोग जो है वो इरिटेट हो जाते हैं एचआर से कि एचआर ने क्यों बुलाया, एचआर क्या कर रहा है। जो पहला एक जो मैंने जहां तक एचआर पढ़ा कि एचआर की जो पहली काम है वो आपका आरएनएस है, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में किस तरह फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एज ब्रेनी एचआर सीईओ क्या करती हैं आप और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों में देखते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ ये बीबी या ये बंदा इस काम के लिए बेस्ट होगा? सबसे पहले अगेन ब्रेनी एचआर्स पे आते हैं। सबसे पहले तो ये कि एचआर के पास भी ब्रेन होना चाहिए टू इवेल्युएट कि ये बंदा राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो वो दिल से ना सोचें, वो दिमाग से सोचें। एग्जैक्टली। ठीक। यू हैव सीन लाइक लॉट ऑफ मीम्स ऑन सोशल मीडिया के एचआर को दिल से सोचा जा रहा है और वो उसकी की बेसिस पे उनको रख रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो एक तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा व्हाट ब्रेनी एचआर्स डज, इसका अगर आप लोगो देखेंगे तो एक ब्रेन है और उसके ऊपर एक जो वुमन बॉडी है उसकी शेप बनी हुई है। तो दैट मीन्स कि एक औरत का ब्रेन है जो कि काम कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इसका नाम है ब्रेनी एचआर्स, जो काम कर रहा है। नॉर्मली अब ये कह रहे होते हैं कि women are more emotional है, लेकिन when they come up to brain तो यस, अगर वो अपने काम को बेहतर कर रहे हैं तो that is a strength of women, that is what you come up with. Okay, कैसे ज़हन में आया ब्रेनी एचआर का मकसद के ब्रेनी एचआर में क्या करना चाहिए? क्या एचआर में आपने देखा और क्या गैप्स नजर आए जो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आई और आपने कहा कि हाँ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में खोल सकती हूँ? राइट। थ्रू आउट माई होल करियर पहले तो मैंने 5-6 साल लगाए सीखने में, जो कि आई थिंक किसी भी जो है लीडर को सीखने के लिए चाहिए होता है जॉब का टाइम। आई थिंक यू मस्ट शुड डू जॉब इन योर करियर। ठीक है। तो जॉब के टाइम से मैंने इवेल्यूएट करा कि एचआर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान बहुत बड़ा एक गैप है। जो एम्प्लॉयज़ एचआर को समझते हैं वो एक्चुअल में एचआर नहीं है, क्योंकि आजकल जो एचआर है इट्स ऑल अबाउट टू पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, राइट? अच्छा ठीक है। उसी की वजह से बहुत ज़्यादा रेपुटेशन एचआर की ख़राब होगी। एचआर के और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम है विच एवरी एचआर शुड डू। मैंने ये देखा कि जो अगेन आपने बात की कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें सबसे बड़ा गैप था। एचआर जो थे वो गलत बंदे रख रहे थे। समटाइम्स ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एचआर के पास पावर नहीं होती। वो कह लें कि एक सीईओ सेंटर्ड है और या एम्प्लॉयर सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एचआर के पास पावर नहीं है। उसमें फिर आप एचआर को नहीं कह सकते कि गलत बंदा है या सही बंदा है।
यू विल हैव टू गिव पावर फर्स्ट टू HR, उसके बाद देखना चाहिए कि वो सही बंदे ला रहे हैं या गलत बंदे लेकर आ रहे हैं. तो मुझे वहाँ पे गैप फील हुआ था कि बहुत सारी कंपनीज है पाकिस्तान में और बाहर भी जो फेस कर रही हैं कि टैलेंट नहीं आ रहा हमारे पास. तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ यही था, एक तो आप मेरी टीम में देखेंगे मोस्टली आर वुमेन, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट था मेरा पर्पस, दूसरा था कि राइट टैलेंट देना लोगों को. तो दीज वर द पर्पसेस ओनली टू. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये लगता है कि HR की जितनी भी फॉर एग्जांपल टाइप्स आप इनमें से बना सकते हैं कि HR रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करता है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस एंड एवेल्युएशन है, और उसके बाद भी आगे अब तो मेरा तो ये पिछली सदी का HR की बात कर रहा हूँ, इस बार के लिए चीज़ें बहुत नई हो जाती हैं. लेकिन फाइंडिंग राइट पीपल, मेरा वही क्वेश्चन वहां पे आता है, वो कैसे, मतलब इट कम्स बाय सीइंग अ पर्सन और बाय सीइंग अ CV? बोथ. अच्छा, CV में कभी कभी चीजें गलत लिखी जाती हैं. लॉट ऑफ टाइम, यस. सो अगर मैं खवातीन के लिए मैं बात करता हूँ, जो मैं अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, हम कम्युनिकेशन में उनसे एक टॉपिक पढ़ाते हैं, रिज्यूमे राइटिंग है, CV राइटिंग. तो हम बहुत से लोगों को कहते हैं कि जी आप को तस्वीर लगानी चाहिए कि नहीं. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? लड़कियों को तस्वीर लगानी चाहिए? आई थिंक यस. ठीक, वो मेरे लिए वो हो जाता है कि अगर तस्वीर देख के कोई आपको रख रहा है तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. नहीं, कुछ रोल्स हैं दैट, कुछ रोल्स हैं दैट डिफाइंस कि वो सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं. लेट्स से HR में भी ज़्यादा जो है वुमेन डोमिनेंट है, राइट. कुछ रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, कुछ ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं वहाँ. जिस तरह से कह लें कि इंजीनियर्स में जो है मेल कम्युनिटी ज़्यादा स्मार्ट है, इस तरह से फीमेल्स के लिए भी कुछ ऐसे रोल्स हैं. तो आई थिंक यू शुड प्रेजेंट दैट. डजंट मीन यू आर वेयरिंग हिजाब, यू आर नॉट वेयरिंग हिजाब. Like it doesn't define your personality. You just see, present your face. I think. जब आपने अपना आइडिया अपने घर वालों को दिया कि यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और करना चाहिए, कितने लोग थे जो आपके साथ थे इस आइडिया में? मतलब नॉर्मली बेटी कोई बात करे तो कहते नहीं बेटा क्या बात कर रही हो, इसमें तो खत्म हो जाएगा, तो अच्छी बड़ी नौकरी कर रही हो, क्या करोगी अपना बिजनेस करके. बहुत से लोग आपको कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा. तो बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं करके देखो, यू विल एंजॉय. तो कितने लोग थे जिन्होंने ये कहा कि यू विल एंजॉय? आई थिंक मेरी किस्मत अच्छी थी और काफी ज्यादा लोग थे. अच्छा, काफी ज्यादा लोगों में सबसे ज्यादा कौन थे जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया इन दिस रिगार्ड कि यस डू इट, आई एम देयर विद यू? माय पार्टनर एंड माय फादर. ओके. अब्बा का साथ होना कितना जरूरी होता है एक बेटी के लिए? मतलब जितनी बेटियां यहाँ पे हमें देख रही हैं और उनके अब्बा भी चाहते होंगे कि जी हमारी बेटी आए, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करना जरूरत है बेटियों को कि अब्बा को बताएं और अब्बा वो आसानियां अपनी बेटियों के लिए कर देंगे. अच्छा, इन द स्टार्ट आई वॉज नॉट वेरी अटैच्ड टू माई फादर, बट माई फादर वॉज सपोर्टिंग. उनके लिए सारे बच्चे इक्वल थे, सारी सी बात है. माई मदर पास्ट वे लाइक लास्ट ईयर. उसके बाद से मेरे पास कहले की कोई ऑप्शन नहीं था, तो आई हैड टू गेट अटैच विद माई फादर. तो वो गैप मुझे लगा है कि वो मैंने खुद क्रिएट करा हुआ था. मैं खुद कम्युनिकेट नहीं कर रही थी क्योंकि आई वॉज मोर अटैच टू माई मदर, तो मैं ज़्यादा कम्युनिकेशन उनके साथ रखती थी. बट नाउ आई नो के और बहुत सारी ऐसे स्टेजेस और ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ मुझे लगा कि फादर का होना बहुत ज़रूरी. चाहे आपके फादर कुछ नहीं कर रहे, ही इज़ रिटायर्ड, ही इज़ जस्ट होम, बट दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ फादर. उनकी एग्जिस्टेंस जो होती है ना, वही आपके लिए एक पावर है. वेन एवर यू, मतलब अगर कोई, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर मुझे कोई बात कर रहा है, कोई फैमिली में 100 मसले हो गए, कोई फ्रेंड्स में हो गए, तो आई थिंक दैट इज़ द वन पर्सन हु कैन कवर मी अप. तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. और आपके जो पार्टनर हैं वो उन्होंने कैसे देखा इस आइडिया को? राइट. असल में माई पार्टनर, आई थिंक ही वॉज द कोर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. ठीक है. ऑफ कोर्स ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, बट उनके आइडियाज जो थे और बाकी ये वो, खैर मैं उनकी इंटेलिजेंस से ही अट्रैक्ट हुई थी इन द फर्स्ट. तो ही इज़ लाइक करियर पे फोकस करो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं कवर कर लूँगा. लेकिन अभी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ तुम्हारा करियर है. तो मेरे ख्याल से आप व्हेन यू आर हैविंग पार्टनर, क्योंकि आजकल सारे एक दूसरे को पहले ही जान लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पैशन है, आपको आपका पार्टनर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यू स्टिल हैव योर पैशन. और किसी के लिए भी अपना जो पैशन है वो कॉम्प्रोमाइज आई थिंक नहीं करना चाहिए. ठीक. 54% विमेन है यहाँ पाकिस्तान में, और अगर उनमें से ज़्यादातर काम नहीं करती, तो हम अगर आप इकोनॉमिक्स देखें उस मुल्क की, तो वो मुल्क वाकई ही डाउन साइड पे ही जाएगा कि आपकी आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो काम नहीं कर रही. एग्जैक्टली.
सो आप इनको कैसे मोटिवेट करती हैं? अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सी बेटियाँ डिफरेंट जो हमारी फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, उसमें ज़्यादा उनकी तादाद बेटों से ज़्यादा हो गई है और वो माशाल्लाह पढ़ भी रही हैं, लेकिन एक जो आपको डर लगा रहता है वो डर है शादी का। एग्जैक्टली कि हर बेटी ये कहती है हमारी तो शादी हो जाएगी, शादी के बाद हमने क्यों पढ़ाना है, हम घर को देखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आजकल की जो इमेंसिपेटेड खवातीन हैं उनको कैसे आप बनाती हैं? उनको तो बना ही देते होंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो कहते हैं कि नहीं, बेटी को 20 की एज नहीं टपने देनी, उसका ब्याह करना ही करना है, तो उनको कैसे आप चेंज करती हैं या उनका माइंडसेट कैसे चेंज होता है? एज जो मैं ब्रेनी HR की बात कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे देखेंगे? अभी तो खैर इतने पर्सनल लेवल पे जाके तो नहीं हम किसी को गाइड कर सकते, बट अगर मुझे मौका मिला ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। ये सीन ये है कि आपको शुरू से पॉइजन करा जा रहा है आपके दिमाग में, राइट? शुरू से पॉइजन करा जा रहा है कि नहीं, आपको कुछ फैमिलीज ऐसी हो कहती है कि स्टडी कर लो, मास्टर्स तक पढ़ लो, PhD कर लो, बट जॉब नहीं करनी है, राइट? मेरी फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग थे, बट अब मैं देखती हूँ कि वो मेरी तरफ देखकर वो पुश कर रहे हैं लड़कियों को कि यू विल हैव टू डू जॉब एज वेल, राइट? तो आई थिंक सबसे पहले ये कि एक एग्जाम्पल भी एक फैमिली में अगर सेट हो जाए ना, तो उस पूरी फैमिली का फ्यूचर चेंज हो जाता है, राइट? और लेट्स से अगर मैंने अपना करियर चेंज करा है या मैंने अपनी फैमिली का फ्यूचर चेंज करा है, तो मुझे उनको साथ ग्रैब करके आगे चलना है। कुछ लोग होते हैं कि अगर एक सक्सेसफुल हो रहा है तो वो बाकी लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, तो उस तरह से फैमिलीज के कल्चर नहीं बदलते। मुझे लगता है कि एक भी बंदा अगर सक्सेसफुल है ना, तो वो ये वही बात है कि एक बंदा बाहर जाता है और जाकर सबको भूल जाता है, राइट? तो अगर जो बंदा बाहर जा रहा है उसको बाकियों को भी अपने साथ खींचना है। आपकी अगर जिंदगी का ये पर्पस हो जाए कि मैंने अपने जो मेरे आसपास मेरे प्यारे हैं, लवेबल लोग हैं, केयरफुल लोग हैं, जिनके लिए मैं केयर करती हूँ, तो मुझे लगता है उनको साथ साथ लेकर चले तो आपका इट टेक्स टाइम, बट बाय द टाइम ही चीज़ चेंज हो जाती है। ठीक, ओके। आपने अपने स्कूल्स का बताया कि प्राइवेटली आपने एजुकेटर्स के साथ, और कॉलेज आपका कौन सा था? गुलबर्ग कॉलेज। ये लिबर्टी के सामने वाला है? ठीक है, तो लिबर्टी के सामने में क्या मतलब गुलबर्ग कॉलेज की कोई अच्छी याद आपके जहन में आती है कि आपने कुछ लर्न किया वहाँ से या क्या किया? मुझे तो गुलबर्ग कॉलेज की बहुत सी अच्छी यादें मेरे दिल में है। और एक तो लिबर्टी के सामने था, तो जहाँ लिबर्टी के अब तो वो लिबर्टी का वो जो राउंड अबाउट है वो लिबर्टी का वो खत्म हो गया। लिबर्टी की हम दुकानों के सामने पूरा चक्कर लगाया करते होते थे, और वो पीछे एक और बाजार था जहाँ पे सिर्फ खवातीन ही जाया करती थी, वहां पे भी गाड़ी जा सकती थी। लेकिन अब जरा उम्र का तकाजा नहीं जा सकते, लेकिन आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले हमने ये सब हरकतें की हैं। तो गुलबर्ग कॉलेज की जो फैकल्टी या जो उसका एनवायरनमेंट था वो कैसा लगा आपको पिछले ज़माने के अंदर और आजकल? अभी आप कभी गई गुलबर्ग कॉलेज अब या नहीं, इट्स बीन सो लॉन्ग, बट उस एरिया में ऑफ कोर्स मैं गई हूँ, बट मुझे नहीं पता कि अब छुट्टी टाइम उतना ही रश होता है, आइडिया नहीं होता। हाँ, और छुट्टी टाइम वहाँ पे कौन कौन वैसे ही खड़ा होता है कि जो अपनी बहनों को बाजियों को लेने आया, क्योंकि कॉलेज से ज्यादा बाकी लोगों का रश होता है, बाकी लोगों का रश ज्यादा होता है। और वो आजकल तो ये वो डॉल्फिन्स भी आए हुए हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि कौन बाजी को लेने आया है और कौन किसी की बाजी को लेने आया है, तो वो इसलिए उनका अंदाजा इसी तरह ही चल रहा है। यू बिलीव इन लव? यस, आई डू। You believe in love at first sight? No. मतलब हर तरफ से हाँ, आई थिंक इट शुड वर्क बोथ वेज। ठीक, और अगर हम लव मैरिजेस और अरेंज मैरिज की बात करते हैं, तो लव को अरेंज होना चाहिए? लव को अरेंज क्यों होना चाहिए? लव मैरिज, जो लव मैरिज है कि लव मैरिज कहा कि जी पसंद है, घर वालों को बताया और वो शादी होगी, तो लव एंड अरेंज दो हो जाता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लव मैरिज, इट शुड कॉल्ड लव मैरिज। इट वाज बी कॉल्ड बिकॉज़ इट्स नॉट रॉन्ग। हाँ, नहीं, एंड माय बुक इट्स नॉट रॉन्ग। तो मेरा ख्याल से कि लव को अरेंज में चेंज करना थोड़ा सा मे बी फैमिली से बचने के लिए, उनकी बातों से बचने के लिए ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, बट इन माय पर्सनल बिलीव्स मुझे लगता है कि अगर लव है तो फिर लव मैरिज ही है। ठीक, आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर बिलीव भी लव मैरिजेस पे करती है जी, और वो ये कहते हैं कि जी हमने देखभाल के शादी करनी है, और ताकि ये है कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन डिसीजंस। हाँ जी, इजंट इट? यस, इट इज। और लेकिन अब आकर जितनी जल्दी और जितने प्यार से शादी होती है, उतनी ही जल्दी और उतने ही प्यार से ख़त्म भी हो रही होती है। व्हाट इज़ द रीज़न? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। आई हैव सीन मैनी केसेस के जो बड़ी शुरू में शादी से पहले सब कुछ वो कह ले कि बटरफ्लाइज चल रही थी, लेकिन शादी के वो लव मैरिज भी थी, बट शादी के 1-2 साल बाद जो था
ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि जब आप पहले ही टाइम अगर आप गुजार रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें इवेल्यूएट करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम उन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, दोनों पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरा शोहर या मेरा जो अकेले के पार्टनर है मुझे कहता है कि तुमने करियर परसू नहीं करना शादी के बाद, और शादी से पहले मैं कहती हूँ कि मैं मान जाती हूँ क्योंकि मैं आई वॉज इन लव, और शादी के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं दुनिया तो बहुत आगे चली गई है। तो इस तरह की बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसपे ख़वातीन या मर्द दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट बाद में जाके आपको अंदाज़ा होता है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, ये लिमिट्स, ये डिसीजंस पहले ही डिसाइड हो जाने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है ऑन दीज डिसीजंस, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ट्रांसपेरेंसी से याद आया कि जी बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या चीज़ें हमें अपने ऑपोजिट जेंडर में देखनी चाहिए इन ऑर्डर टू सी कि ही और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। आपके ज़हन में कौन से आते हैं ऐसे कैसे मर्द को किस तरह से, व्हाट इज़ दैट चेक लिस्ट ऑफ अ मेल कि जिन्होंने कहे कि यार ये चीज़ें होंगी तो इसका मतलब है कि ग्रीन फ्लैग है, और जहाँ पे रेड फ्लैग्स वाले होते हैं वो क्या करेंगे? The biggest green flag is he should be a very good decision maker. Excellent, ठीक। Because अल्लाह ताला ने नेचुरली पावर दी हुई है मर्द को टू बी अ डोमिनेंट पर्सन। बिल्कुल ठीक। तो उसको डिसीजन मेकिंग का पता होना चाहिए, अच्छे डिसीजंस ले पाए। सेकंड, करियर ओरिएंटेड फॉर मी, मतलब ये मेरी पर्सनल चेकलिस्ट है। नहीं, अच्छी बात है, आप ही की चेकलिस्ट में पूछ रहा हूँ। करियर ओरिएंटेड इज द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग। और अगर रेड फ्लैग की बात करें तो ही शुड नॉट बी अ लायर। अगर तो वो किसी भी पॉइंट पे झूठ बोल रहा है या बोल रही है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ चल सकते हो। तो आई थिंक चाहे आप जो भी कर रहे हो आप सच बताओ एक दूसरे को, मेरा ख्याल से। तो मुझे लगता है दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर मी। ठीक। बचपन में आप क्या बनना चाहती थी? अगर मैट्रिक स्कूल के अंदर आपने कहा मैं बड़ी होके ये बनूंगी। फर्स्टली आई वांटेड टू बी अ पायलट। ओके, सो पायलट क्यों नहीं बनी, या मूड चेंज हो गया? मूड चेंज हो गया, और मुझे खैर उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि ये रास्ते हैं इस पाथ पे जाने के लिए। तो आई थॉट कि नहीं मैं बिजनेस में जाती हूँ, आई विल बिकम एन HR, और मैं HR बनी। तो देखिए, मैं जब मैट्रिक कर रहा था तो मुझे बड़ा शौक था एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का। तो फिर मुझे ये अंदाजा हुआ कि एरोनॉटिकल इंजीनियर में तो मैथ्स है, फिजिक्स है, तो मैं ये मेरा काम तो है ही नहीं। तो फिर मुझे अपना अब चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैथ्स तो समझ ही नहीं आता जी। तो वो हमारे लिए तो शायद ये भी आपके लिए बना के जी ठीक है मैं पायलट नहीं बनती तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक, आपकी कंपनी के अंदर कितने लोग हैं जिनको आप लीड कर रही हैं अभी? 7 to 8। 7 to 8, ठीक। और उनकी क्या एक ऐसी क्वालिटी है जो सब 7-8 लोगों में है, जो आप फाइंड करती हैं एज अ लीडर, जो आप कहते हैं कि मेरी टीम में और कुछ हो या ना हो ये क्वालिटी जरूर होगी, क्या है? आई थिंक लॉयल्टी। लॉयल्टी, ओके, फाइन। तो वो हम उनको जितने भी पैसे दें वो इधर ही रहेंगे। नहीं, अगर नहीं पैसे नहीं, मतलब मुझे कुछ ऐसे टीममेट्स में मिले हैं जो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि ये आप अगर काम करिए तो हम भी ये काम कर सकते हैं, लाइक दे वांटेड टू बी कॉम्पिटिटर्स। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, लाइक यू कैन बी माई पार्टनर बट इफ़ यू वांट टू बी अ कॉम्पिटिटर दैट इज़ योर डिसीजन, वो आपका मसला है, वो मेरा मसला नहीं। बट अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आके मेरे मुँह पे कह रहे हो तो दैट वुड बी रूड। बट ये है कि मुझे लगता है कि जो लोग लॉयल होते हैं उनसे मेहनत करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और बात है कलबे ज़ैनब, जो मुझे लगता है कि कौन सी ऐसे और एट्रीब्यूट्स है, मतलब 5 एट्रीब्यूट्स मुझे आप बता दें कि जो एक अच्छा काम करने वाले को अगर आप हायर करती हैं उसके अंदर ये 5 चीज़ें 21वीं सदी में होनी चाहिए। ओके, एक तो उसको अप टू डेट होना चाहिए, अप टू डेट नॉलेज वाइज या कपड़ों वाइज, अबाउट करंट इंडस्ट्री एंड कपड़ों वाइज एज वेल, मतलब बिकॉज आप जमाने के हिसाब से चलते हैं ना। आप लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई पिछली सदी का ड्रेस पहन के आ जाऊँ तो इट वुड बी वेरी ऑकवर्ड। ठीक है, पहला तो हो गया अप टू डेट होना चाहिए। दूसरा लॉयल होना चाहिए। लॉयल आ गया, ठीक है जी। अपने करियर के साथ लॉयल होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली, लॉयल्टी आ गई, ठीक। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हार्ड वर्क, ओके। एंड देन ही और शी शुड बी कंसाइज्ड। ठीक है, कंसाइज से मुराद क्या है कि वो कहते हैं गुड थिंग कम इन स्मॉल पैकिंग्स, तो आप अपने अल्फाज को भी स्मॉल कर लें और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको भी करके जल्दी काम तक अपने पहुंच जाएं, अपने टारगेट तक, वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। एंड फिफ्थ? एंड द फिफ्थ वन वुड बी आई थिंक द एम्प्लॉय और द पर्सन शुड बी
आई थिंक आई हैव लॉस्ट वर्ड्स। अच्छा, मुझे वैसे मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहूंगा, स्माइल कहीं मैटर नहीं करती कि एम्प्लॉय को कितना स्माइलिंग होना चाहिए? इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट। कंपनीज जो हैं वो हैप्पीनेस कोचेस रख रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत सी कंपनीज जो हैं वो मतलब चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर आगे आने शुरू हो गए हैं। तो डोंट यू थिंक दैट 21वीं सदी में मुझे लगता है कि ये जेन ज़ी जो हैं वो मुस्कुराते भी बहुत सोच समझ के हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसके बाद अगर कोई हुई तो छोटी सी हमारे जैसे नहीं है वाला काम नहीं आता। वो सिर्फ छोटी सी मुस्कुराहट में वो सब चीज समझा देते हैं। या दे शुड बी स्माइलिंग जहाँ पे जरूरत है, जहाँ जरूरत है वहाँ पे आपको अपने साथ को बनाना चाहिए। मतलब आप हर जगह भी स्माइल नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि लोग डिसएडवांटेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितना हिट किया है एचआर को? आई डोंट थिंक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एचआर को हिट करा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए भी एक पर्सन की जरूरत है। वो तो चाहिए, लेकिन किस तरीके से हमें ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब हम लोगों को इसी तरह ही रिक्रूट कर सकते हैं या उनका डेटा हमारे पास आ सकता है, उसके ऊपर हमने एनालाइज करना है, एनालाइज करने के साथ जो उनका काम है वो हमने साइट पे कर दिया, ऐसा नहीं है? अच्छा, वी डू एआई ड्रिवन रिक्रूटमेंट टू। हमारा पर्पस भी एक ही है कि मैनुअल काम को कम से कम करके ऑटोमेशन की तरफ लाया जाए, बट उसमें अभी बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं, बहुत सारी जगह पे मिस्टेक्स हो जाती हैं। रिप्लेस रिक्रूटर्स को या कह ले एचआरस को इस तरह से करा कि बहुत सारा काम जो है ना वो ऑटोमेट हो गया हुआ है। ठीक है। पहले आप मैनुअल एक्सेल शीट से लाते थे, अब कुछ नहीं, अब एक सिस्टम है पूरा, उसमें ही यू विल हैव टू डू रिक्रूटमेंट, यू विल हैव टू डू कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, यू विल हैव टू डू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसी में ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कहते हैं कि काम जो है वो थोड़ा कम हो गया हुआ है और इसीलिए हमें थोड़ी जो है रिक्रूटर्स और एचआरस को एआई ने रिप्लेस कर लिया हुआ है। बट आई थिंक एआई इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपको पता हो कि उसको कैसे यूज़ करना। ठीक, ओके। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, उनके साथ अभी आकर एचआर एप्स भी आ गई हैं और जो हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि जी आप इस ऐप के ज़रिए आप अपनी पूरी एचआर को आप देख सकते हैं। और एक और ट्रेंड मैंने देखा कंपनीज के अंदर कि आप इसको आउटसोर्स कर रही हैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस एचआर को। तो इसकी क्या रीज़न है? अपना जो एचआर है जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि जी हमारे एचआर में क्या क्या कंसंट्रेशन हो रही, उसको आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है? क्या ज़हन में आता है? That's where brainy HRs come. Exactly, ठीक है। ठीक है। अब बहुत सारी हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके इन हाउस एचआर्स हैं बट वो हायरिंग हमसे करवा रहे हैं। तो क्यों करवा रहे हैं? पहली बात तो ये कि हम बहुत सारी कंपनीज को ये भी कहते हैं, क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप हमसे अपना एचआर ट्रेन करा लें या हम आपको एक एचआर हायर करके दे देते हैं और आप उससे काम करवाएं, ना कि आप हमसे रिक्रूटमेंट सर्विसेज ले। इवन तो ये मेरे बिजनेस के लिए नुकसान है, राइट? बट आई थिंक एचआर्स मस्ट शुड गेट ट्रेंड। और बहुत सारे एचआर्स ऐसे हैं जो इनसिक्योर हो जाते हैं जब कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑन बोर्ड होती है, उनको लगता है कि ये हमें रिप्लेस कर लेंगे, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो अभी हम फेस कर रहे हैं। बाकी ये कि जो सिस्टम्स हैं एचआरस के, लेट्स से अगर कोई भी एचआर सॉफ्टवेयर है उसकी कंपनी में भी बहुत सारे लोग होंगे और जो एचआर बैकग्राउंड से ही होंगे जो उस सिस्टम को रन कर रहे होंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल टीम, राइट? सो जो ये वाले एचआरस हैं वो एचआर सॉफ्टवेयर कंपनीज की तरफ मूव हो गए हैं। दैट्स व्हाई दे आउटसोर्स देयर एचआर। आसानी, अब वो स्मार्ट वर्क की तरफ स्मार्ट वर्क की तरफ आ गया और उनकी वजह से यहाँ पे ब्रेनी एचआर का काम उधर से शुरू होता है। तो exactly. आप उनको वो उनका गैप दिखाती हैं और गैप के मुताबिक वो कहते हैं कि जी ये हमारा बंदे अगर काम करेंगे हम उनको किसी और काम पे लगा दें। तो दीज आर द थिंग्स। और एक कोई स्पेसिफिक अगर RNS है या CNB है तो हम उनको कहते हैं कि जी ये चीज़ें भी हम आपके लिए कर सकते हैं। या अगर हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग्स के लिए भी दिया जा सकता है। मैं नॉर्मली इसको इस तरह से देखता हूँ कि आप रिक्रूट एंड सेलेक्ट, आप सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन के बाद उनके कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं, फिर आप उनको एवेल्युएट करते हैं पूरा टाइम कि एवेल्युएट उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में जो भी मिसिंग है फिर आप उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज हाउ यू यस। एंड वी आल्सो ऑफर scheduling एंड इंटरव्यूज। तो हम इंटरव्यूज वगैरह, ऑफर लेटर तक जितना भी प्रोसेस है ना वो हम हैंडल करते हैं। ठीक। आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है आपकी टीम की तरफ से? ओके, दैट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, झूठ देखिए, ये तो आप कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलेंगे उसको तो मैंने टेक अप करना है, मैं कर लूंगा। आप मुझे बता दें कि क्या क्या किसी ने या जो कोई सख्त बात भी की कि मैडम ऐसी हैं या मैडम है, कोई भी अच्छी चीज या कोई भी। अब मैंने ये जो सख्त बात है वो मैं आई वुड लव टू टेल यू कि जब मैं एज एन एचआर काम कर रही थी तो पीपल वर कंप्लेनिंग अबाउट मी टू माई बॉस कि
HR बहुत बदतमीज है, HR ने बदतमीजी कर ली है, बट अगर बैकग्राउंड पे स्टोरी देखें तो वो अपनी हरकत नहीं बताते कि हमने क्या कर दिया हुआ था। आपको पता है कि एज अ फीमेल आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, पीपल विल बी डूइंग लाइक लॉट ऑफ फ्लर्ट, चाहे वो इंजीनियर है चाहे कुछ भी है। तो जब आप शट अप बोल देते हो तो फिर पीपल विल यू नो बिच अबाउट यू, और फिर वो आपके बॉस के पास भी जाएंगे, फिर कहेंगे कि बदतमीजी और ये वो। दैट वॉज द हार्ड क्वेश्चन वट पीपल हैव सेड टू मी। और ये अगर कोई बोल्ड लड़की है तो फिर उसके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा बातें आएंगी। Exactly, ठीक। एक ये था। और अगर अच्छी बात करी जाए तो मेरे जो टीम में लोग रह चुके हैं, उन्होंने जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने कहा था कि यू वर द जेन्युइन बॉस, कि अगर हमने जॉब छोड़ भी दी है तो फिर भी यू आर सपोर्टिंग। ठीक। आजकल जितना ज़्यादा मर्द और ख़वातीन इकट्ठे हुए हैं, तो उनके इकट्ठे होने के साथ अभी आपने बात की कि तकरीबन 70% और 80% ऑफ द मेल्स दे जस्ट वो समझते हैं कि ये इनकी जेडी का हिस्सा है टू फ्लर्ट। एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो वो उनकी जेडी में लिखा हुआ होता है कि जिनमें जो नई खातून आ गई है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे फ्लर्ट जरूर करना है। तो हरासमेंट को कैसे रोका जा सकता है? अब मैं हरासमेंट सिर्फ खवातीन की बात नहीं कर रहा, मैं मर्द भी हरास हो रहे होते हैं विद द विमेन सीईओ कि वो इनको कैसे करते हैं। तो इसको कैसे देखा जाएगा और इसको कैसे हम खत्म करेंगे ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में आ सके? इसकी एक छोटा सा फॉर्मूला है, जस्ट डिसाइड योर लिमिट्स। ठीक है, राइट। मैं ये नहीं कहूंगी कि आजकल, पहले कहते थे कि भाई ये तो आप बॉस को कहेंगे शरीफ बॉस आपने सिर्फ ये टच कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं, लिमिट है बहुत हमारी, अब इससे ज्यादा आप कोई बात नहीं। बॉस आप मेरे पर जोक कर सकते हैं, जोक के अलावा और कुछ नहीं। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? मतलब लेट्स से अगर आपके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा है कोई किसी भी तरीके से, बीबियों को ज्यादा जल्दी पता लगता है, ज्यादा जल्दी अल्लाह ताला ने नेचुरली पावर दी हुई है। आप किसी की वो आंखों को देख के पहचान लेते हैं कि किस नजर से आपको देख रहा है, राइट। और अगर जो कहती है ना औरतें कि हमें पता नहीं चला यहाँ तक काम पहुंच के, ये गलत है। आपको पहली बार में पता चल जाता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बस मैं यही कह रही थी कि यू शुड हैव डिसाइड योर लिमिट्स। लेट्स से अगर मेरा जो पार्टनर है या मेरा शोहर है, मुझे फुल आज़ादी दी हुई है, बट लेकिन मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से काम जो हैं वो नहीं करने। आप अपना सही और गलत डिसाइड करें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक। तो आई मीट विद लॉट ऑफ पीपल, आई एम हियर टुडे, आई एम सिटिंग विद यू ऑल। तो इट डजेंट मीन, एक तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, जिस जगह पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे अब वहाँ भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे मुझे रोका है। Exactly. मैं इसको एक्सप्लोर करके देखूं। ठीक। जेलसी कितना मैटर करती है लोगों की जिंदगियों में? एज एन HR पर्सन, एज एन HR हेड, आपको ये लगता है कि कितने जेलस हो जाते हैं आपके काम के ऊपर? किसी को इंक्रीमेंट मिल गया, किसी को नहीं मिला, तो उन्होंने कहा हाय मारे गए, लुटे गए, तो क्या करते हैं? उनको कैसे समझाया जाए? That's like very hard process, I would say. That's very difficult process. आप जहाँ पे बाइस्ड नहीं भी होते, आपको वहाँ भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर लेती है कि यू आर बाइस्ड हियर। लेट्स से अच्छा ये बहुत मसला है कि HR दोस्त नहीं बना सकता इन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आप दोस्त नहीं बन सकते तब तक आप उससे कैसे उगलवा सकते हैं? ठीक है, इमोशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। एग्जैक्टली, यू विल हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर एम्प्लॉइज। मेरे बॉस को सबसे ज़्यादा मसला ये था कि यू आर नॉट स्ट्रिक्ट HR, लोगों को तुमसे डरना चाहिए। फिर जब मैंने एक्सप्लोर करा तो आई मेट डिफरेंट पीपल, मैंने कहा नहीं, लोगों को HR से नहीं डरना चाहिए। अगर वो डरेंगे नहीं तो फिर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको उनके बारे में क्या क्या बता सकती हूँ? मुझे क्या पता उनकी वीकनेस क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। ठीक। तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से वो चीज़ सबसे पहले ख़त्म की। अभी मेरे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो मेरे एम्प्लॉइज़ नहीं है, दे आर माई टीम मेट्स। ठीक है, तो हम उसी तरह से फ्रेंड्स की तरह चलते हैं और उसमें कोई भी वो कह ले कि बॉस वाला सीन नहीं है। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं चीज़ें? फॉर एग्जांपल जो जेलसी का कॉन्सेप्ट है वो तो एक इंसान में इनबिल्ट है कि किसी को ज़्यादा पैसे मिल गए, किसी को नहीं हुआ, किसी को अप्रिसिएशन मिल गई, तो उसके लिए भी वो पूरा एक अलाइन सिस्टम होता है ना कि आपने उनको एक्सपेक्टेशंस बताई, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कौन पूरा हो गया, उसको इतना मिल गया इनाम, किसी को उससे कम मिला, किसी को उससे कम मिला, लेकिन वो जेलसी ख़त्म नहीं हो पाती। आप अपनी जो हायर मैनेजमेंट है ना, जो लाइक आपके टीम लीड्स हैं या आपके मैनेजर्स हैं, उनको लूप में लें और फिर उसके बाद आप काम करें। उसके बाद ये होगा कि डायरेक्ट आप पे कोई बॉम्ब नहीं फेंकेगा, they will be answerable to their teammates. फ्री टाइम में क्या करती हैं? I do lot of things. I love to explore things. मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है. I would love to play a lot of sports, cricket, badminton, swimming, horse riding. Excellent. तो different चीज़ें, I just want to explore different things. मुल्क कौन सा पसंद है आपको कि जहाँ पे आप जाएं तो उन्होंने कहा यहाँ मुझे बहुत क्रिएटिविटी आती है इस शहर के अंदर या इस मुल्क में? US. US.
ठीक, और फिल्में देखती हैं? जी। कौन सी फिल्म ऐसी है जो कि आप इसको रिलेट कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी के साथ? F1। ये तो अभी ओके। मतलब अभी तक मैंने जितनी मूवीज देखी है देखी मुझे सबसे अच्छी F1 लगी और मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। ठीक, फाइन। कोई ऐसा आपका सेलिब्रिटी क्रश ज़िंदगी का? नहीं। और कोई हीरोइन? देयर वर सम क्रश बट सेलिब्रिटीज नहीं है। अच्छा, मतलब वो क्रश जो है वो ये कॉर्पोरेट, लाइक विद इन आवर सर्कल, मे बी फ्रेंड्स, फैमिली, इस तरह से। लेकिन फिल्मी नहीं, फिल्मी नहीं। ओके। और कौन सी हीरोइन है जो आपको लगती है कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ? ये वाला सीन तो मैं भी कर सकती थी, ये वाला गाना तो मैं भी गा सकती थी। तो ये किस तरह कैसे किया जा सकता? आई थिंक या कौन सी ऐसी फिल्म या कौन सा ऐसा गाना होने का यार मैं अगर करती तो मैं इससे ज्यादा अच्छा करती? I don't think I can not answer this. Any song that you think जो आपने गुनगुनाया वो कभी आपको रिलेट करता हो आपकी जिंदगी के साथ? मैं बहुत ज़्यादा मतलब मूड के हिसाब से डिफरेंट सॉन्ग्स। कोई भी एक कोई गाना जो आप अभी आजकल जो मेरा फेवरेट चल रहा है, इट इज पल पल विद तलविंदर। ओके, तो उसका क्या है, पूरा क्या है वो गाना पल पल? उसका बस इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग बेसिकली। दैट गाय इज वेटिंग फॉर हिज गर्ल और वो उसकी याद में कुछ लिखता है, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें। ठीक, फाइन। लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, क्या मंत्र होता है कि ये पॉजिटिव वाइब्स दे रही है या दे रहा है, ये बंदा नेगेटिव वाइब्स दे रहा है? क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ आपको फौरन ठक करके पता लगता है कि ओहो ये? अच्छा, पहली मीटिंग में मुझे नहीं पता चलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मुझे 2-3 इंटरेक्शन करनी पड़ती है। पहली मीटिंग में तो सारे बड़े चीते होते हैं, सारे बहुत अच्छे बनेंगे, अपने आप को बेस्ट दिखा रहा कैसे, और खातून के लिए खड़े भी हो जाते हैं, उनके लिए अपने काम भी करते हैं, दे आर एट द बेस्ट ऑफ देयर बिहेवियर। कुछ छठे सातवें के बाद आपको अंदाजा होता होगा, यू विल हैव टू मीट देम इन योर पर्सनल कैपेसिटी। ठीक, लेट्स अगर कोई लेट्स से आप अगर एक प्रोफेशनल है मेरी और आपकी एक प्रोफेशनल कैपेसिटी है और मैं सिर्फ आपको प्रोफेशनल लिमिट्स तक जानती हूँ, एंड इफ आई विल हैव टू एक्सप्लोर अबाउट यू देन आई थिंक वी विल हैव टू मीट मे बी ऑन सम एक्टिविटीज, मे बी ऑन सम गेमिंग पॉइंट और ये वो। अपनी ब्रेनी एचआर को कहाँ देखती हैं आप इन द नेक्स्ट 5 years? मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि व्हेन एवर एनीबडी थिंक्स अबाउट द टैलेंट तो सबसे पहले उनके जहन में ब्रेनी एचआर है इंटरनेशनली। सो दैट्स माय मोटिव। तो अभी यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, yes. लेकिन ओवरऑल अभी बाकी पूरी दुनिया में इट्स इन प्रोसेस। यस, इट्स इन प्रोसेस। इट्स इन प्रोसेस। हमारे जितने बेटे बेटियां ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आपकी तरफ से एज हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगी कि ये ज़िंदगी में करना है और ये ना करना कभी? 2 चीज़ें कि ये जो भी हो जाए ये चीज़ तो बिल्कुल होनी चाहिए, और ये ज़िंदगी में इसमें से इसको कट कर दें अपनी ज़िंदगी के अंदर से। ओके, मुझे लगता है कि जो भी यंग जनरेशन है आजकल या जो भी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि एआई अडोप्ट करें। ठीक है, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में। दैट वुड हेल्प यू लाइक एट ऑल स्टेजेस, बट येस उस पर डिपेंड नहीं होना, यू जस्ट हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम देयर। और जो काम नहीं करना, दैट इज डू नॉट जस्ट लाई। हाँ, डू नॉट जस्ट लाई। मुझे ये लगता है कि आपको झूठ नहीं बोलना। थैंक यू वेरी मच कल्बे ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच टू कमिंग ऑन राइज एंड लीड 360 डिग्रीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आज की मेहमान थी कल्बे ज़ैनब और शी इज़ द CEO ऑफ ब्रेनी HR। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह जितनी कंपनीज जो हैं जिनको इनको आउटसोर्स कर रहे हैं HR को, तो आई थिंक कि दे आर गोइंग टू द राइट पीपल। एंड कल्बे ज़ैनब ने हमें एक बात बिल्कुल बताई कि एक इंसान को परखने का सबसे अच्छा आला क्या है कि वो झूठ नहीं बोलता या झूठ नहीं बोलती। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आजकल के ज़माने में जिस तरह अगर हम 21st सेंचुरी में इस वक्त बैठे हुए बात कर रहे हैं, सो AI इज़ अ रियलिटी। सो हमें उसको कॉन्कर करना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे हसीब खान को जी इजाज़त दीजिए राइज एंड लीड 360 से। इंशाअल्लाह ताला एक नया एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।